नमस्कार दोस्तों, इजलास में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि केवल स्टाम्प पर खरीदी हुई प्रॉपर्टी में आपके क्या कानूनी अधिकार रहते हैं, उसका क्या नुकसान है और जो समस्याएं इसमें आती हैं उनका क्या सॉल्यूशन है। तो दोस्तों, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी कभी एग्रीमेंट पर खरीदी है या आपके किसी जानकार ने खरीदी है या आप खरीदने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई जो रजिस्ट्री की प्रोसेस है वो कंपलसरी क्यों है। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन एक्ट में 100 रुपए से ज्यादा की कोई अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका कंपलसरी तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाना बताया गया है। तो दोस्तों, अब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी आप परचेज करते हो वो 100 रुपए से ज्यादा है, उसका तहसील में रजिस्ट्री होना, उसका सब रजिस्ट्रार ऑफिस में सेल डीड का रजिस्टर होना कंपलसरी है। तो ऐसे में क्या है कि इस कानून के बावजूद लोग स्टाम्प को ऑप्ट क्यों करते हैं। तो दोस्तों, इसके कुछ कारण हैं कि भाई लोग सेल डीड को छोड़कर अपना एक स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट पर जो है जमीन को खरीद लेते हैं या बेच देते हैं। तो अब मान लीजिए कि भाई जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके अंदर जो फीस लगती है, मान लीजिए आपको किसी फीमेल के नाम पर रजिस्ट्री करानी है, 5% फीस आपको देनी पड़ेगी कोर्ट सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। उसके बाद अगर किसी मेल के नाम प्रॉपर्टी हो रही है, 7% स्टाम्प आपको जो है पे करने पड़ते हैं। हरियाणा की बात करें तो हम मान लीजिए आपको इस प्रोसेस से बचना है तो लोग क्या शॉर्टकट अपनाते हैं कि भाई स्टाम्प पे सेल परचेज कर लेते हैं ताकि जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, जो स्टाम्प फीस है, उससे बचा जा सके। और ऐसा लोग करते क्यों है कि भाई कई बार क्या है, लोगों को इन्वेस्टमेंट के तौर पे कोई चीज परचेज करनी है कि भाई मान लीजिए आज तो परचेज कर ली कोई प्रॉपर्टी, वो दुकान भी हो सकती है, वो मकान भी हो सकता है, या फिर मान लीजिए कोई एग्रीकल्चरल लैंड भी हो सकती है। तो आज तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे परचेज कर ली, लेकिन उनको लगता है कि भाई हमें साल 2 साल के अंदर इसको बेच देना है, तो क्यों रजिस्ट्री करवाई। स्टाम्प आज भी हमें पे करने पड़ेंगे, कल को कोई और खरीदार आएगा उसको भी पे करने पड़ेंगे। तो ऐसे में क्या करते हैं वो लोग, वो स्टाम्प पर सेल परचेज कर लेते हैं। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि भाई डॉक्यूमेंटेशन भी पूरे नहीं होते कि भाई मान लीजिए जो आपको बेचने वाला बंदा है उसके पास ही रजिस्ट्री नहीं है, वो भी एग्रीमेंट के बेस पे मालिक हो क्या पता। तो ऐसे में क्या कर सकता है, वो आपके नाम रजिस्ट्री तो करवा नहीं पाएगा क्योंकि रजिस्ट्री के लिए तो जो असल मालिक है वो चाहिए। तो अब वो रजिस्ट्री नहीं करवा सकता तो वो आपको क्या कर सकता है, स्टाम्प पे बेच सकता है क्योंकि वो खुद स्टाम्प पे ही मालिक है। उसके बाद कई बार क्या होता है कि भाई जो ओनर है, ओनर अवेलेबल नहीं होता। ओनर जो है मान लीजिए जो असल रिकॉर्ड में मालिक है वो कहीं दूर रहता है और उसने जिसको बेची हुई है उसको पावर ऑफ अटॉर्नी मिली हुई है या फिर एग्रीमेंट टू सेल के बेस पे वो मालिक है। तो जब आदमी खरीदता है तो वो खुद जो है स्टाम्प पे ही सेल परचेज कर लेता है प्रॉपर्टी की। तो इन सब सूरतों में अब कोई रीसेल का पर्पज हो या डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना हो या फिर मान लीजिए रिकॉर्ड पूरा ना हो। कई बार क्या होता है कि जैसे हरियाणा की बात करूं मैं, रजिस्ट्री के लिए इंतकाल कंपलसरी कर दिया, अब इंतकाल दर्ज नहीं है तो इस लकूने में क्या होता है कि जो बेचने वाला कहता है कि भाई मैं कहाँ भाग रहा हूँ, जो रजिस्ट्री है उसमें टाइम लगेगा, आप एक काम करो आप स्टाम्प पे लिखवा लो मेरे से। तो वैसे में क्या करते हैं कि भाई स्टाम्प पे सेल परचेज लिख लेते हैं या फिर एग्रीमेंट टू सेल उसका एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो अब इन सब प्रोसेस में क्या हुआ, इन सब प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन के चार्जेस भी बच गए, ठीक है। और जो असल मालिक है रिकॉर्ड वाला, कई बार उसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब इस सब का नुकसान क्या है, इस सब के जो सबसे खतरनाक वाले नुकसान है वो ये है कि भाई जो बेचने वाला है वो उस प्रॉपर्टी को रीसेल कर सकता है किसी थर्ड पार्टी को। मान लीजिए आपके साथ एग्रीमेंट हो गया, अब रिकॉर्ड में वही मालिक है तो वो किसी और को भी बेच सकता है। और कई बार क्या होता है कि जो सेकंड पार्टी है वो रजिस्ट्री करा के इंतकाल करा लेती है और जो फर्स्ट परचेजर है वो एग्रीमेंट लेके घूमता रहे। तो ऐसे में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, फिर आप कोर्ट लिटिगेशन और पुलिस के चक्कर काटोगे। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो एक लैकुना रहता है इस चीज में कि भाई अगर कोई इंसान रिकॉर्ड में मालिक बन जाता है तो वो क्या कर सकता है, वो उस प्रॉपर्टी पे लोन भी ले सकता है। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट पे या स्टाम्प पे ही मालिक है तो वो जरूरत के समय में उस प्रॉपर्टी पे पैसे लगाने के बावजूद
उस पे लोन नहीं ले सकता। उसके बाद क्या होता है कि भाई कई बार ओनर के दिमाग में मान लीजिए कि भाई लालच आ जाए कि भाई 5 साल पहले एग्रीमेंट हो गया, आज उस जमीन की वैल्यू जो है वो उससे कई गुना हो गई जिस रेट पे आपको उसने बेची थी। तो अब रजिस्ट्री कराने के लिए आप बोलते हो तो उसके मन में लालच आ गया, वो मना कर दे कि मैं तो रजिस्ट्री नहीं कराता, अगर मैं रजिस्ट्री कराऊंगा तो मैं इतने रुपए और लूंगा एक्स्ट्रा। तो ऐसे में आप फंस जाओगे और कोर्ट के चक्कर आपको काटने पड़ेंगे। उसके बाद एक और लेकुना इस प्रोसेस में रहता है कि भाई मान लीजिए अब रिकॉर्ड में वही इंसान मालिक है, आप परचेजर हो गए उस स्टाम्प पे बेच के, उसके बावजूद आप उस जमीन पे लोन नहीं ले सकते। लेकिन अगर ओनर ने उस जमीन पे लोन ले लिया तो आपके नाम करवाते हुए भी उसको दिक्कत आएगी अगर उसने लोन रिपे नहीं किया तो इस सब में जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन की वो एक बेटर प्रोसेस है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो आप उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के माध्यम से ही रजिस्ट्री करवाएं। तो अब अगर जिस आदमी ने आपको स्टाम्प पे जमीन बेची है, एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट किया है और वो आपको रजिस्ट्री कराने से मना कर दे तो आपके पास क्या चारा है। तो दोस्तों आप जो है एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डालना पड़ेगा। अब आप उस एग्रीमेंट टू सेल की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस डालेंगे, लेकिन उसके लिए आपको जो है ना जो सेल कंसिडरेशन है उसके अंदर जो अमाउंट है उसके ऊपर आपको स्टाम्प परचेज करने पड़ेंगे, कोर्ट फीस लगानी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको अपने कोर्ट केस में साबित करना पड़ेगा कि भाई मैं रेडी हूँ, मैं विलिंग हूँ हमेशा से रजिस्ट्री करवाने का। मैं आपको अपनी कोर्ट केस में प्लीडिंग में साबित करना पड़ेगा कि भाई आपके पास अगर कोई बैलेंस सेल कंसिडरेशन है उसके पैसे पहले से अवेलेबल है। तो इस प्रकार से होगा क्या कि भाई अब जिस जमीन को आप पैसे दे के खरीदते हो तो आपने एक मुकदमा मोल ले लिया, मतलब कि आप उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने के लिए कोर्ट में मुकदमा डाल के अपने आप को साबित कर रहे हो कि मेरी पेइंग कैपेसिटी है, जो बैलेंस सेल कंसिडरेशन है, मैं रेडी विलिंग हूँ कि भाई मेरे नाम रजिस्ट्री हो जाए। तब आपको कोर्ट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री पास करता है आपके हक में, तब दूसरी पार्टी को डायरेक्शन देता है कि भाई आप इनके नाम रजिस्ट्री करवाइए। लेकिन तब भी अगर वो नहीं आता है तो आपको इजराय भी डालनी पड़ेगी और उस इजराय में कोर्ट जो है अपने स्टाफ के माध्यम से आपके नाम रजिस्ट्री करवा देता है। लेकिन इस सब प्रोसेस से बचने के लिए बेटर यही है कि भाई अगर आपका सेलर एक रिलायबल पर्सन नहीं है या अननोन पर्सन है या फिर मान लीजिए आप उसको पर्सनली नहीं जानते हो तो आप स्टाम्प पर कोई प्रॉपर्टी ना परचेज करें। तो इस वीडियो में आपने जाना कि भाई स्टाम्प पर जो प्रॉपर्टी आप खरीदते हो उसके अंदर क्या रिस्क रहते हैं, उसके अंदर आपके क्या अधिकार हैं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका क्या सोल्यूशन है। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।